हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपोजन कोचिंग क्लासेज में। मेरा नाम है हनुमान कुमावत और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2। अगर आपने इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन नाम की एक प्लेलिस्ट मिलेगी और उसमें आपको लेक्चर फर्स्ट मिल जाएगा। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 11th क्लास की कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन करा था। वो टॉपिक जो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए काम में आने वाले हैं उनका हमने रिवीजन किया था, ठीक है। और आज जो ये लेक्चर है ये भी बेसिकली एक रिवीजन लेक्चर ही है। जो लास्ट लेक्चर में कुछ चीज़ें छूट गई थी उन सारी चीज़ों को इस लेक्चर के अंदर आपको कवर करवाया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो वीडियो होगा थोड़ा सा छोटा होगा। लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ी सी गलती कर दी थी, क्या कि ये जो चैप्टर है ये 3 मार्क्स का है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो लेक्चर है ये 4 मार्क्स का होता है और 4 मार्क्स का ये चैप्टर है, जिसमें से एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है और दूसरा क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है। यानी ये जो क्वेश्चन होता है ये अति लघुत्रात्मक टाइप का होता है और ये जो क्वेश्चन है वो लघुत्रात्मक टाइप सेकंड का क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब देखो, लास्ट लेक्चर में हमने एक फलन जो होता है उसका प्रतिलोम फलन निकालना सीख लिया था। यानी फलन एक नियम होता है और उस नियम का प्रतिलोम नियम उस फलन का प्रतिलोम फलन होता है। आई बात समझ में? तो यहाँ एक क्वेश्चन यह बनता है कि क्या सभी प्रकार के फलनों का प्रतिलोम फलन परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। क्या कि सभी प्रकार के फलनों का प्रतिलोम फलन परिभाषित किया जा सकता है। तो देखो, मुख्यतः 4 प्रकार के फलन होते हैं। कौन कौन से? एक तो बहुएकी अंतरसेपी, बहुएकी आच्छादक, एकेकी अंतरसेपी और एकेकी आच्छादक, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो मैनी वन ऑन टू, वन वन इंटू और वन वन ऑन टू, इस टाइप के 4 फंक्शंस होते हैं। तो क्या चारों के लिए प्रतिलोम परिभाषित किया जा सकता है? चारों फलनों के लिए प्रतिलोम फलन परिभाषित किया जा सकता है। और अगर नहीं किया जा सकता तो वो कौन से फलन हैं जिनके लिए प्रतिलोम फलन परिभाषित नहीं किया जा सकता और वो कौन से फलन हैं जिनके लिए प्रतिलोम फलन परिभाषित किया जा सकता है। तो बेसिकली वही चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर चारों प्रकार के फलनों के टाइप लिख देता हूँ। पहला जो फलन है उसका टाइप है बहुएकी अंतरसेपी, बहुएकी अंतरसेपी। इंग्लिश में अगर इसको हम बोलें तो ये हो जाएगा मैनी वन और इनटू, मैनी वन इनटू। आई बात समझ में? दूसरे जो टाइप का फलन है वो होता है बहुएकी आच्छादक, बहुएकी आच्छादक। यानी इंग्लिश में अगर बोलें तो मैनी वन इनटू। आई बात समझ में? और जो तीसरे टाइप का होता है वो होता है एकेकी अंतरसेपी। और जो चौथे टाइप का है, ठीक है, एकेकी अंतरसेपी को बोलेंगे वन वन इंटू। और जो चौथे टाइप का होता है वो होता है एकेकी आच्छादक, एकेकी आच्छादक। यानी कि वन वन ऑन टू, ठीक है। तो ये जो चारों टाइप के फंक्शन होते हैं, क्या इन सभी के लिए प्रतिलोम फलन परिभाषित होता है? ये हम जान लेते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, हम इनके लिए इनका प्रतिलोम पहले ये करेंगे कि इन फलनों के लिए ये मानेंगे कि इनके प्रतिलोम फलन परिभाषित है और फिर हम उस प्रतिलोम फलन में ये चेक करेंगे कि क्या
ये वास्तव में एक फलन है। ठीक है, अगर वो फलन है तो इसका मतलब इस फलन के लिए प्रतिलोम फलन परिभाषित किए जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना, पहला जो फलन है वो है बहुएकी अंतरसेपी। ठीक है, यानी मेनी वन इंटू फंक्शन। यहाँ पर हम इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो एक समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय बी है। समुच्चय ए में अवयव ए बी सी है, समुच्चय बी में अवयव 1 2 3 है, 1 2 3 है। यहाँ हम ए से बी में एक फलन इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि ए का संबंध 1 से है, बी का संबंध भी 1 से है और सी का संबंध 2 से है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से चेक करो कि क्या ये फलन बहुएकी अंतरसेपी है, क्या ये फलन मेनी वन इंटू है। तो देखो, फलन ए से बी में परिभाषित है और यहाँ पर ए के 2 अवयवों का संबंध बी के 1 अवयव से है। इसका मतलब ये कौन सा फलन हुआ, ये मेनी वन फलन हुआ, ये बहुएकी फलन हुआ। अब चेक करते हैं कि यह अंतरसेपी है या फिर आच्छादक है, यानी इनटू है या फिर ऑन टू है। तो आप यहाँ देख सकते हो बी में एक अवयव अतिरिक्त रूप से बच गया है। इसका मतलब ये फलन कौन सा है, अंतरसेपी है। इनके बारे में अच्छे तरीके से मैंने पहले लेक्चर में पढ़ा दिया था, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम एक बार के लिए यह मान लेते हैं कि इस फलन के लिए इसका प्रतिलोम फलन परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, एक बार के लिए मान लेते हैं, मान लो। ठीक है, तो कैसे हम प्रतिलोम फलन को बनाएंगे, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बी को पहले लिखेंगे, ए को बाद में लिखेंगे। बी के अवयव कौन कौन से हैं, तो ये 1 2 और 3 हो गए, 1 2 और 3 हो गए। ए के कौन कौन से अवयव है, तो ये हो गए ए बी सी। अब यहाँ आप देखो, एक का संबंध किस किस से है, ए से भी है और बी से भी है। तो एक का संबंध ए से भी है और एक का संबंध बी से भी है। 2 का संबंध किससे है, सी से है। ठीक है, अब इसका प्रतिलोम तो आ गया, लेकिन क्या वास्तव में यह एक फलन है, इसकी जांच कर लेते हैं। यह प्रतिलोम एक फलन है या नहीं है। ठीक है, इसकी जांच करेंगे और फलन होने के लिए इसको 2 कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती है। ये चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। पहली कंडीशन क्या है कि इस समुच्चय बी के सभी अवयव इस समुच्चय ए के अवयवों से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ से सारे अवयवों से तीर निकलनी चाहिए, कोई भी अवयव शेष नहीं रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो 3 है ये अतिरिक्त रूप से बच गया है। मतलब ये है फलन होने के लिए आवश्यक कंडीशंस को फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब ये एक फलन नहीं है, यह एक फलन नहीं है। फलन नहीं है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बहुएकी अंतरसेपी टाइप के फलनों के लिए प्रतिलोम फलन परिभाषित नहीं किए जा सकते। प्रतिलोम फलन परिभाषित नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, अब एक टाइप की बात हो गई, अब दूसरे टाइप की बात कर लेते हैं। दूसरा टाइप कौन सा है, दूसरा टाइप है बहुएकी आच्छादक। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं मेनी वन इंटू फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लो एक फलन है जो कि बहुएकी आच्छादक है, वह ए से बी में परिभाषित है। ए के जो अवयव है वो है ए बी सी, बी के जो अवयव है वह है 1 2 और 3। ठीक है, बी के अवयव क्या है, 1 2 और 3। आई बात समझ में। अब देखो, मान लो यहाँ पे 3 नहीं है। ठीक है, ये 3 नहीं है यहाँ पे। ए जो है
ए का संबंध 1 से है और बी का संबंध भी 1 से है और सी का संबंध किससे है, 2 से है। ठीक है, तो अब जल्दी से ये चेक कर लो कि ये जो फलन है जो ए से बी में परिभाषित है, क्या यह फलन बहुएकी आच्छादक है। तो मैंने लास्ट के लेक्चर में आपको बताया था कि अगर एक से अधिक यानी 2 या 2 से अधिक अवयवों का संबंध अगर बी के किसी एक ही अवयव से हो तो इसका मतलब ये जो फलन है वो बहुएकी फलन है, यानी अनेक का संबंध किससे, 1 से। ठीक है, अब ये जांच कर लेते हैं कि ये फलन आच्छादक है या नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, कि बी में कोई भी अवयव अतिरिक्त रूप से नहीं बचा है। इसका मतलब यह जो फलन है ये बहुएकी आच्छादक फलन है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो एक बार के लिए हम ये मान लेते हैं कि इस बहुएकी आच्छादक फलन एफ के लिए इसका प्रतिलोम फलन परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, फिर हम ये चेक करेंगे कि क्या यह फलन है या नहीं है। अगर फलन है तो इस फलन के लिए प्रतिलोम फलन परिभाषित किया जा सकता है। अगर फलन नहीं है तो इस फलन के लिए प्रतिलोम फलन परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ आप देख सकते हो, इसका प्रतिलोम बनाने के लिए बी पहले लिखना पड़ेगा और ए बाद में लिखना पड़ेगा। बी में कौन कौन से अवयव हैं, तो बी में केवल 2 ही अवयव हैं, 1 और 2। ए में कौन कौन से अवयव हैं, तो ए में 3 अवयव हैं, ए बी सी। ठीक है, एक का संबंध किस किस से है, ए और बी से है, तो यहाँ एक का संबंध ए से हो जाएगा और एक का संबंध किससे हो जाएगा, एक का संबंध हो जाएगा बी से। ठीक है, और 2 का संबंध है सी से। आई बात समझ में। अब हम यह चेक कर लेते हैं कि ये जो प्रतिलोम संबंध है, कि ये जो संबंध है कि ये वास्तव में एक फलन है या नहीं है। फलन होने के लिए इसको 2 कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। तो पहली कंडीशंस क्या है, पहली कंडीशन यह है कि अगर बी से ए में फलन परिभाषित है, तो अगर फलन बी से ए में परिभाषित है तो बी के सभी अवयव ए के अवयवों से संबंधित होना चाहिए। तो यहाँ आप देख भी सकते हो कि 1 भी संबंधित है और 2 भी संबंधित है। यहाँ पर कोई भी अवयव छूट नहीं रहा है। इसका मतलब यह है कि ये जो फलन है, ये जो संबंध है, ये पहली कंडीशन को तो फॉलो करता है। पहली कंडीशन को तो फॉलो कर दिया। अब दूसरी जो कंडीशन है उसके बारे में देखते हैं कि उसको फॉलो करता है या नहीं करता। तो दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन यह है कि बी का प्रत्येक अवयव ए के केवल और केवल एक अवयव से संबंधित होना चाहिए। यानी कि बी के प्रत्येक अवयव का ए में केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक का प्रतिबिंब ए भी है और एक का प्रतिबिंब बी भी है। यानी कि एक ए से भी संबंधित है और एक बी से भी संबंधित है। इसका मतलब ये दूसरी कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, तो ये एक फलन नहीं है, ये एक फलन नहीं है। तो हम यह कह सकते हैं कि बहुएकी आच्छादक प्रकार के फलन के लिए प्रतिलोम फलन परिभाषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप के फलन की, यानी एकेकी अंतरसेपी टाइप के फलन की, कि क्या यह फलन इस फलन के लिए प्रतिलोम परिभाषित किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता। तो तीसरा है एकेकी अंतरसेपी। इंग्लिश में अगर बात करें तो इंग्लिश में हो जाएगा 1 × 2। ठीक है, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ इसका। एक समुच्चय ए है, एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, यानी दूसरा समुच्चय बी है। ए में जो अवयव है वो है ए, बी और सी, और बी में जो अवयव है वो है मान लो 1, 2, 3 और 4। ठीक है, आई बात समझ में।
तो ये जो फलन है ए से बी में इस प्रकार से परिभाषित है कि ए 1 से संबंधित है, बी 2 से संबंधित है, सी 3 से संबंधित है और 4 किसी से भी संबंधित नहीं है। यहाँ पे आई बात समझ में? तो देखो ठीक है, तो पहले जल्दी से ये चेक कर लेते हैं कि क्या यह फलन एक एकेकी अंतरसेपी फलन है या नहीं है। तो पहले एकेकी की जांच करते हैं। तो एक का संबंध एक से है, बिल्कुल ठीक है, इधर भी एक का संबंध एक से ही है, इसका मतलब यह एक एकेकी फलन है। आई बात समझ में? अब देखो बात करते हैं अंतरसेपी की। तो अंतरसेपी की जांच करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि क्या बी में कोई अवयव अतिरिक्त रूप से छूटा हुआ नहीं है। अगर छूटा हुआ है मतलब वो कौन सा फलन है, अंतरसेपी फलन है। ठीक है, अब एक बार के लिए हम ये मान लेते हैं कि इस फलन के लिए इस फलन के लिए इसका प्रतिलोम फलन परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, और फिर हम ये चेक करेंगे कि क्या वास्तव में वह एक फलन है या नहीं है। अगर नहीं है मतलब इस फलन के लिए भी इसका प्रतिलोम परिभाषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हम इसका प्रतिलोम पहले बनाते हैं। तो प्रतिलोम के लिए पहले बी को लिखना पड़ेगा और फिर ए को लिखना पड़ेगा। बी में कौन कौन से अवयव है, तो बी में देखो 1, 2, 3 और 4। ए में कौन कौन से अवयव है, तो ए में है ए, बी, सी। आई बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ एक किस किस से संबंधित है, एक ए से संबंधित है, 2 बी से है, 3 सी से है और 4 किसी से भी नहीं है। आई बात समझ में? अब हम देखते हैं कि क्या यह एक फलन है या नहीं है। तो फलन होने के लिए इसको 2 कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन यह है कि अगर यदि फलन समुच्चय बी से समुच्चय ए में परिभाषित है तो बी के सभी अवयव समुच्चय ए के अवयवों से संबंधित होना चाहिए। सरल भाषा में बात करें तो यहाँ पर कोई भी अवयव नहीं छूटना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हो कि जो 4 है वो किसी से भी संबंधित नहीं है। मतलब यह जो फलन है ये जो संबंध है ये फलन होने की कंडीशंस को फॉलो नहीं करता है। मतलब यह फलन नहीं है। और अगर फलन नहीं है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एकेकी अंतरसेपी टाइप के फलन के लिए भी प्रतिलोम परिभाषित नहीं किया जा सकता। प्रतिलोम परिभाषित नहीं किया जा सकता। आई बात समझ में? ठीक है, अब बात कर लेते हैं चौथे टाइप की। चौथा टाइप कौन सा है, एकेकी आच्छादक। एकेकी आच्छादक। ठीक है, इंग्लिश में अगर लिखे तो ये हो जाता है 1-1 ऑन टू, या फिर इसको हम बोल देते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। आई बात समझ में? या तो 1-1 ऑन टू बोलेंगे या फिर बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। आई बात समझ में? अब देखो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ इसका। मान लो एक फलन ए से बी में परिभाषित है। ए के जो अवयव है वह है ए, बी, सी। बी के जो अवयव है वह है 1, 2, 3। ठीक है, ए से बी में फलन इस प्रकार से परिभाषित है कि ए का संबंध 1 से है, बी का संबंध 2 से है और सी का संबंध 3 से है। ठीक है, फिर मैं वही बात बोलूँगा कि एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं कि क्या यह फलन एकेकी आच्छादक है कि या यह फलन 1-1 ऑन टू है। ठीक है, देखो 1-1 के लिए क्या होता है, 1-1 के लिए क्या देखना पड़ता है कि इसका प्रत्येक अवयव उसके प्रत्येक अवयव से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, यानी एक का संबंध 1 से ही होना चाहिए और इधर वाले अवयव का भी संबंध इधर वाले एक ही अवयव से होना चाहिए। आई बात समझ में? फिर मैं वही बोलूँगा कि एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं कि क्या यह फलन एकेकी आच्छादक फलन है। तो एकेकी के लिए क्या देखना पड़ता है कि क्या एक अवयव 1 से संबंधित है, तो बिल्कुल है।
ठीक है, आच्छादक की बात करते हैं तो यहाँ पर कोई अवयव छूट भी नहीं रहा, मतलब यह एक आच्छादक फलन है। यह चीज़ हमने पहले पढ़ रखी है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब एक बार के लिए ये मान लेते हैं कि इसका प्रतिलोम संभव है, इसका प्रतिलोम परिभाषित किया जा सकता है। और प्रतिलोम बनाने के लिए हम पहले बी लिखेंगे और फिर ए लिखेंगे। ठीक है, बी के अवयव कौन कौन से हैं? 1, 2 और 3। ए के अवयव कौन कौन से हैं? तो यह है ए, बी और सी। ठीक है, 1 किससे संबंधित है? 1 से, 2 बी से और 3 सी से संबंधित है। ठीक है, अब हम ये चेक करेंगे कि क्या ये एक फलन है या नहीं है। तो फलन होने के लिए इसको 2 कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन यह है कि यदि फलन b से a में परिभाषित है तो b के समस्त अवयव a के अवयवों से संबंधित होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि सभी के सभी अवयव संबंधित हैं, यहाँ पर कोई भी अवयव नहीं छूट रहा है, मतलब पहली कंडीशन फॉलो होती है। दूसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि b का प्रत्येक अवयव a के केवल और केवल एक अवयव से संबंधित होना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 1 का संबंध केवल एक अवयव a से है, 2 का संबंध भी केवल एक अवयव b से है और 3 का संबंध भी केवल एक अवयव c से है। आई बात समझ में? मतलब कि b के प्रत्येक अवयव का a में केवल और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। तो ये कंडीशन भी फॉलो हो रही है। इसका मतलब यह एक फलन है, और अगर यह फलन है तो हम कह सकते हैं कि एक की आच्छादक फलन के लिए उसका प्रतिलोम फलन परिभाषित किया जा सकता है, यानी प्रतिलोम फलन परिभाषित किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है। तो चारों प्रकार में से हमने देखा कि केवल एक प्रकार, यानी कि फलन अगर एक की आच्छादक है तो उसी के लिए, केवल उसी के लिए उसका प्रतिलोम फलन परिभाषित किया जा सकता है। बाकी फलनों के लिए प्रतिलोम फलन परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। आई बात समझ में? अब यहाँ हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हम, ये तो इसका फलन है और ये इसका प्रतिलोम फलन है। तो एफ का प्रांत, एफ का प्रांत क्या होगा भाई? एफ का प्रांत होगा ए। क्या होगा? ए होगा। ठीक है, एफ का प्रांत ए होगा। और एफ का परिसर क्या होगा? एफ का परिसर होगा बी। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखो सहप्रांत भी यही होगा और परिसर भी यही होगा, बी होगा, क्योंकि सारे के सारे अवयव, बी के सारे अवयव ए के अवयवों से संबंधित हैं। यहाँ पर बी में कोई भी अवयव अतिरिक्त रूप से नहीं बचा हुआ है। ठीक है, तो एफ का प्रांत ए हो गया, एफ का परिसर क्या हो गया? बी हो गया। अब एफ इनवर्स की बात कर लेते हैं। तो एफ इनवर्स का प्रांत क्या हो गया? एफ इनवर्स का प्रांत हो गया 1, 2, ठीक है, 1, 2 और 3 हो गया। ठीक है, 1, 2 और 3 जो अवयव हैं इसके प्रांत में है, मतलब ये क्या हो गया? बी हो गया। और एफ इनवर्स का परिसर, तो एफ इनवर्स का परिसर क्या हो गया? देखो ये हो गया ए। तो यहाँ आपने नोटिस किया होगा कि एफ का जो प्रांत है यानी ए, वह एफ इनवर्स का परिसर है, और एफ का जो परिसर है यानी बी, वो एफ इनवर्स का प्रांत है। तो लिख लो फिर क्या कि एफ का प्रांत, एफ का प्रांत बराबर एफ इनवर्स का परिसर। इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ध्यान रखना। एफ का प्रांत क्या होता है? एफ इनवर्स का परिसर। और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज यह है कि एफ का परिसर, एफ का परिसर बराबर एफ इनवर्स का प्रांत। ये चीज ध्यान में रखना। एक का प्रांत दूसरे का परिसर होता है और एक का परिसर दूसरे का प्रांत होता है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम एक विशेष नोट की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक विशेष नोट की बात कर लेते हैं कि क्या एफ एक्स का मतलब है, एफ इनवर्स एक्स का मतलब है 1/f(x),
क्या एफ इनवर्स एक्स का मतलब 1/x होता है? तो देखो, हमने जब यह चीज़ पढ़ी थी है ना पहले लेक्चर में, याद करो। ठीक है, हमने एफ एक्स के लिए एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के लिए एफ इनवर्स एक्स निकाला था। ठीक है, तो एफ एक्स क्या आया था? एफ एक्स आया था, मतलब एफ एक्स क्या था? एक्स इनवर्स माइनस 1 था। उसके लिए एफ इनवर्स एक्स निकाला था हमने, वो क्या था? अंडर रूट एक्स प्लस 1 था। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इसके लिए ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। इसका मतलब एफ इनवर्स एक्स 1/f(x) के बराबर नहीं होता है। ध्यान देना, ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं कि एफ इनवर्स एक्स का मतलब तो 1/x ही है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि एफ इनवर्स एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 1/f(x). तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आई बात समझ में? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि त्रिकोणमितीय वृत्तीय फलन क्या होते हैं? त्रिकोणमितीय वृत्तीय फलन क्या होते हैं, यानी ट्रिगोनमेट्री सर्कुलर फंक्शन क्या होते हैं? तो आप सभी जानते हो इनके बारे में, तो 10वीं से पढ़ते आ रहे हो। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, बोलो मेरे साथ। सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बस हो गए। कोड थीटा रह गया इसमें से, एक कोड थीटा। ये जो सारे फलन हैं, ये सारे के सारे फलन कहलाते हैं त्रिकोणमितीय वृत्तीय फलन। तो सर इनको वृत्तीय फलन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह एक वृत्त पर परिभाषित किए जाते हैं। इस प्रकार का एक वृत्त है, इस वृत्त पर इनको परिभाषित किया जा सकता है। मान लो ये इसकी त्रिज्या r है, यहाँ से हम लंब डालते हैं, और ये मान लो ये a हो गया, ये b हो गया। तो हम a को लिखते हैं r कोस थीटा, ये थीटा हो गया r कोस थीटा, और b को लिखते हैं r साइन थीटा। ठीक है, ये पॉइंट a भी होता है, तो a को क्या लिखते हैं? r कोस थीटा, और b को लिखते हैं r साइन थीटा। ठीक है, इसीलिए इनको त्रिकोणमितीय वृत्तीय फलन बोलते हैं। आई बात समझ में? अब बात करते हैं प्रतिलोम वृत्तीय फलन की, जिसका हमें इंतजार था इतनी देर से। यानी चैप्टर वास्तव में तो यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, क्या? प्रतिलोम वृत्तीय फलन। तो बेसिकली प्रतिलोम वृत्तीय फलन क्या होते हैं? इन फलनों के, यानी त्रिकोणमितीय वृत्तीय फलनों के प्रतिलोम फलन होते हैं। ठीक है, कौन से? त्रिकोणमितीय वृत्तीय फलनों के प्रतिलोम फलन होते हैं ये। तो x बराबर यदि साइन थीटा है, तो थीटा बराबर होगा, ये साइन इधर चला जाएगा, इधर जाएगा, तो साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, अगर x बराबर साइन थीटा है तो थीटा बराबर होगा साइन इनवर्स x, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं प्रतिलोम वृत्तीय फलन। साइन थीटा का प्रतिलोम वृत्तीय फलन है। आई बात समझ में? यानी कि यहाँ पर मैं परिभाषा की अगर बात करूँ तो थीटा को x के रूप में परिभाषित करने वाला फलन प्रतिलोम वृत्तीय फलन कहलाता है। यानी थीटा को x के रूप में परिभाषित करने वाला, परिभाषित या फिर प्रदर्शित करने वाला, परिभाषित नहीं, प्रदर्शित करने वाला फलन प्रतिलोम वृत्तीय फलन कहलाता है। प्रतिलोम वृत्तीय फलन कहलाता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो क्या परिभाषा हो गई प्रतिलोम वृत्तीय फलन की? कि थीटा को x के रूप में परिभाषित करने वाला फलन प्रतिलोम फलन कहलाता है। यहाँ पर हम इसको लिखते हैं साइन इनवर्स x। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं साइन इनवर्स x। क्या बोलते हैं? साइन इनवर्स
एक्स, या फिर हम इसको बोलेंगे आर्क साइन एक्स, आर्क साइन एक्स, ये दोनों चीज़ें इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी कुछ नोट लगा लेते हैं, हम कुछ नोट की बात कर लेते हैं। पहला नोट यह है कि देखो जो साइन इनवर्स एक्स है उसका मतलब, उसका कतई मतलब ये नहीं है साइन एक्स की पावर -1, क्योंकि साइन एक्स की पावर -1 हो जाएगा 1/sin एक्स, और ये हो जाएगा कोसेक एक्स। ठीक है, अगर ये कोसेक एक्स के बराबर है, ठीक है, तो इसको परिभाषित करने की कहाँ जरूरत थी। इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर नहीं है, साइन एक्स की पावर -1 के बराबर नहीं है। दूसरी बात दूसरी क्या बात करनी है हमें कि ये जो साइन इनवर्स एक्स है ना, ये जो साइन इनवर्स एक्स है यह एक कोण को प्रदर्शित करता है। किसको, यह एक कोण को प्रदर्शित करता है। ये कोण है, यह कोण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यह एक कोण को प्रदर्शित करता है। आप देख सकते हो यहाँ पे थीटा बराबर है साइन इनवर्स एक्स, मतलब यह क्या है, साइन इनवर्स एक्स एक कोण है। तो ये दोनों नोट आपको ध्यान में रखने हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने ये पढ़ा होगा 11th में कि सर जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो तो बहुएकी फलन होते हैं, वो तो बहुएकी फलन होते हैं, तो फिर उनके लिए हम प्रतिलोम फलन कैसे परिभाषित कर सकते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं y बराबर साइन एक्स की, ये एक त्रिकोणमितीय फलन है। ठीक है, अब हम देखो ये बहुएकी होंगे या आच्छादक होंगे, इसका पता कैसे लगता है, तो इसके लिए इसका ग्राफ बनाना पड़ता है। मान लो ये जो ग्राफ है ये किसका है, ये ग्राफ है y बराबर साइन एक्स का। इस प्रकार से इसका ग्राफ बनता है। ठीक है, और यहाँ पर है 0, यह है कितना है पाई, ये कितना है पाई है। यहाँ पर है π/2, यहाँ पर है -π/2, यहाँ है -π। ठीक है, इस प्रकार से इसका ग्राफ बन जाता है y बराबर साइन एक्स का। तो ये फलन एकेकी होगा या बहुएकी होगा, इसका पता कैसे करते हैं। तो x के समांतर एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, x के समांतर एक रेखा खींचते हैं। अगर वह रेखा इस वक्र को एक से अधिक भागों पर प्रतिच्छेद करती है तो यह फलन एकेकी ये फलन बहुएकी होता है। ध्यान देना, मैं रिपीट करता हूं एक बार कि यदि हम x के समांतर एक रेखा खींचे और वह रेखा इस वक्र को एक से अधिक भागों पर प्रतिच्छेद करती है तो यह फलन बहुएकी होगा। और अगर एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो यह फलन क्या होगा, यह फलन होगा एकेकी। आई बात समझ में। तो रेखा खींच लेते हैं। तो यहाँ पर रेखा खींची अपने, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो रेखा है ये इस बिंदु को भी, इस बिंदु को भी, इस बिंदु को भी और इस बिंदु को भी और आगे भी बहुत से बिंदुओं पर ये प्रतिच्छेद करेगी। मतलब ये फलन कौन सा है, ये फलन बहुएकी फलन है। आई बात समझ में। तो फिर सर इसके लिए हम प्रतिलोम फलन कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो देखो क्या करते हैं, हम इसके पूरे प्रांत को नहीं लेके इसके प्रांत को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, इसके प्रांत को प्रतिबंधित कर देते हैं, सीमित कर देते हैं। यानी कि हम इस पूरे प्रांत को नहीं लेके एक ऐसा प्रांत लेते हैं जिस प्रांत में यह फलन एकेकी हो। तो अगर मैं प्रांत -π/2 से π/2 ले लेता हूं तो हमारा जो ये वक्र होगा ये यहाँ से यहाँ तक होगा, इस प्रकार से। और अब देखो इसमें अगर मैं x के समांतर रेखा खींचता हूँ, कोई सी भी रेखा खींच लूँ, यहाँ खींच लूँ, यहाँ खींच लूँ, तो वह रेखा हमेशा एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। मतलब इस प्रांत के लिए, इस प्रतिबंधित प्रांत के लिए यह फलन एकेकी फलन है। आई बात समझ में। यह फलन एकेकी आच्छादक फलन है। तो इसके लिए हम प्रतिलोम फलन परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम सारे
जो प्रतिलोम फलन है उन प्रतिलोम फलनों के प्रांत और परिसर की बात करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, ताकि वो भी अपने 12th की बोर्ड की तैयारी अच्छी तरीके से कर सकें। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।